पर्सन, पर्सन में जैसा कि आप लोगों को परसों भी बताया था, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल, एक होते हैं नेचुरल। नेचुरल कौन होते हैं? लाइक वी, हम लोग नेचुरल पर्सनालिटी हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल, जिन्हें कृत्रिम बोला जाता है, हिंदी स्टूडेंट सारे लिख लीजिए। एक होते हैं प्राकृतिक विधिक व्यक्ति और एक होते हैं कृत्रिम विधिक व्यक्ति, ठीक है। अब व्यक्ति में कौन होगा? यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति की परिभाषा है, तो व्यक्ति मतलब पर्सन। द वर्ड इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब यहाँ पर कोई निगमित निकाय है ना, कोई भी कॉर्पोरेशन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है। इवन एक केस लिखिए, इस केस में सभी के बारे में डिटेल में बता दिया गया है। विक्रम सिंह उर्फ विक्की वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें वो सारे लोगों को शामिल कर लिया गया है, कौन कौन पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे मान लें कि हम लोग किसको मानते हैं, गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट के साथ स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री हुआ, इंटरनेशनल, और कई बार हमारी जो मतलब आपकी जो यहीं की संस्थाएं हैं, वो इन सब के साथ सारे वो व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे उनका संगठन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी व्यक्ति की कैटेगरी में आता है, जहां जहां जिसे हमने शामिल किया गया है, कंपनी, संगम, व्यक्ति निकाय, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, ये सब इसमें शामिल है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि क्या जो गर्भस्थ शिशु है, क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? इसमें केस लिख लीजिए आप, जब्बार वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट 1966। और क्योंकि अनबोर्न चाइल्ड अपने आप में उनके भी राइट्स हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्शन 11 की डेफिनेशन में अनबोर्न चाइल्ड को भी इंक्लूड किया गया है, चाहे वो यहाँ पर शामिल नहीं है। यही चीज होती है। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर क्लियर है कि अब जैसे मैं अगर पूछूं कि कोई देव मूर्ति मतलब आइडल होती है, क्या वो पर्सन में आता है? कोई बता सकता है मुझे? मैम आइडल होती है ना, देव मूर्ति, मूर्ति जो होती है किसी मंदिर की, नो मैम आता है, ठीक है। कई बार आपके ट्रस्ट तो आते ही आते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं। अब ये चीजें जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इस धारा में यहाँ पर आप ही लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि पर्सन में कहीं भी अभी पर्टिकुलर सेक्शन में तो कहीं नहीं लिखा है कि अनबोर्न चाइल्ड क्या पर्सन है, कहीं मेंशन किया है क्या? अगर सिर्फ हम धारा की बात करें, सिर्फ सेक्शन की बात करें, कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने लिख दिया है द पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर अब यही चीज होती है, जैसे अभी हमने 1-2 मिनट पहले पढ़ा था कि इंटरप्रिटेशन, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि एक बार कहीं पर कुछ चीज हो चुकी है, क्लियरली मेंशन कर दी गई है, देन इट्स ओके फाइन, वो उसी तरह से हमें हर जगह उसका सेंस यूज करना है। पर कुछ चीजें ऐसी है जो मेंशन नहीं की गई हैं, अभी उसमें अगर कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगा? जुडिशरी से होगा, जैसे आप लोगों को पता ही है। अब मैंने कहा कि भाई अनबोर्न चाइल्ड क्या पर्सन है? यस, वो पर्सन है। और क्योंकि एक अनबोर्न चाइल्ड के भी राइट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हमें पूछा जाता है कि क्या पर्सन की डेफिनेशन में अनबोर्न चाइल्ड को शामिल किया गया है, तो यू कैन से यस। ओके, आवाज आ रही है? आपका आवाज योर बहुत कट रहा है। कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम नहीं आ रही आवाज। का नोटिफिकेशन आ रहा है मुझे। अभी ठीक है? नो मैम नहीं आ रही। अभी ठीक है? मैंने जगह चेंज किया, अभी ठीक है? केस का आप नाम लिख लीजिए चाहे तो, जब्बार वर्सेस स्टेट AIR 1966। अब यहाँ पर ये देखिए एक कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे कि अनबोर्न चाइल्ड कौन, तो एक जनरल ऐसा है, इस तरह के हैं कि जैसे
एक होता है कुछ थोड़ा टाइम पीरियड निकल जाने के बाद, मतलब उसका वॉर्म में ही थोड़ा डेवलप हो चुका हो वो बच्चा, उस कंडीशन में, मतलब उसको एक लाइन में अगर हम बोले कि उसका उस तरह से विकास हो चुका हो कि हम ये बोल सकें कि हाँ उसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है या कहीं उसके राइट्स से जिन्हें हार्म किया गया है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, जैसे कि कोई निगमित निकाय है, कॉर्पोरेट बॉडी है, एसोसिएशन है, अनबोर्न चाइल्ड है। अनबोर्न चाइल्ड को सेक्शन में चाहे नहीं दिया गया है पर वह इस धारा में आता है, सिंपली आपको इतना याद रखना है। मैम 316 में बताया है ना कि अगर एक बच्चे का अगर थोड़ा सा भी पार्ट अगर बाहर निकला और फिर अगर उसका डेथ हुआ है तो भी उसे माना जाएगा। योशिता, वो हम जब उस सेक्शन को पढ़ेंगे ना तब हम उसको पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया अभी, शायद आपको बोला, क्या स्पंदन गर्भा समझते हो आप लोग? जहां पर उस बच्चे वो बच्चा मूवमेंट करने इंग्लिश में वॉर्म उसे मूवमेंट होने लगे, उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की शुरू की 3 मंथ्स तो इस तरह का कंडीशन नहीं होता है, बट उसके बाद बच्चा मूवमेंट करने लगता है, मतलब उसका कुछ विकास हो चुका है। और उस कंडीशन में वो जो सेक्शन आप बोल रहे हैं वो हमारा मिसकैरेज वाला बहुत बड़ा पार्ट है, और उसके अलावा भी आगे के सेक्शंस बहुत सारे हैं जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीजों को नहीं, अभी हम पर्टिकुलर किस चीज की बात कर रहे हैं कि क्या अनबोर्न चाइल्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो वी कैन से यस, है ना। और वो भी कब, जब उसका समुचित विकास हो चुका है। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर स्पंदन गर्भा, उस कंडीशन में, क्योंकि ये वाले सारे और भी कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं आपको मैं बता दूं, हिंदू लॉ अभी आप लोगों ने पढ़ा था किसी ने वहां पर इस वर्ड को पर्टिकुलर, ये वर्ड वहां यूज हुआ है, क्योंकि किसी ने पढ़ा है वहां पर इसे। मैं इसको और भी क्या बेटा, ये शब्द मैम वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। अब मैं कॉल पर समझा दूंगी तुम्हें, ठीक है। ये मैंने जो जैसे अभी बताया ना कि भाई 3 मंथ्स के बाद बॉम्ब में भी जो बेबी होता है, अनबोर्न बेबी होता है, उसके मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, देन उस मूवमेंट में हम मान लेते हैं कि हाँ उसे उसके अंदर हलचल होने लगी, मतलब उसका विकास हुआ है। अब अगर विकास हुआ है तो फिर डेफिनेटली वो उसके भी कुछ राइट्स हैं, है ना, क्योंकि वो उस ग्रोइंग वाले पीरियड। और उसके बाद उस कंडीशन में अगर यहाँ पर, क्योंकि इस सेक्शन में ये मेंशन, इस सेक्शन के जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है पर्टिकुलर इस केस लॉ में उस चीज को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है, पर्सन में अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई क्या अनबोर्न चाइल्ड है, तो वी कैन से यस, है ना। फिर क्या एसोसिएशन है, यस। कंपनी है, यस। इवन कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन, यस। ये सारी चीजें पर्सन की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पर्सन है तो यहाँ पर उसके कुछ राइट्स भी हैं, कुछ उसके ऑब्लिगेशंस भी हैं, इसलिए यहाँ पर इन चीजों को मेंशन किया गया है। फिर है अगर कोई डेथ बॉडी, हाँ कौन बोल रहा है बताएं। मैम अगर डेड बॉडी है तो मैम अगर वो 3 मंथ्स का हुआ तब ना। 3 मंथ्स में स्पेसिफिक आप यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के टाइम में नहीं हो, देन उसके बाद उसका ग्रोथ प्रॉपर हो। शुरुआत के 3 मंथ्स स्पेसिफिक कहीं भी मेंशन नहीं है, ओके। पर उसके विकास की यहाँ बात है कि क्या उसका डेवलपमेंट हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 2-3 महीने के बाद उसका ग्रोथ नहीं होता है, देन मिसकैरेज हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, किसी ने कुछ नहीं किया, उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि उसका डेवलपमेंट हुआ हो, मतलब यहाँ पर अंदर भी वो लाइव हो, बच्चे का, बेबी का जो हार्ट बीट है वो भी कुछ टाइम के बाद आता है, स्टार्टिंग से तो नहीं होता है। तो ये चीजें मैं तुम्हें कॉल पर भी अच्छे से समझा दूंगी योशिता, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, मतलब होता है ना लोग, जैसे लोग हित हम बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, तो आप इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में क्या हुआ, सभी लोग शामिल हो गए। जैसे एक वर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट, अब पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ, इसमें पब्लिक से हमारा क्या सेंस है, हम किससे शामिल करेंगे यहाँ पर, लोग कम्युनिटी होते हैं, कम्युनिटी मतलब सभी आ गए उसमें, पूरा पब्लिकली हम उस चीज को कि हमने उसमें सभी को शामिल किया है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बहुत ज्यादा हायर कर दिए हैं, और मैंने जैसे ये बोला कि भाई ये तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, ये नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ किसको शामिल किया,
ओवरऑल सभी को, पब्लिक और एनी कम्युनिटी, स्पेसिफिक भी कोई हो सकता है जिसमें कई सारे लोग हैं, इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। फिर आपका 13 क्वीन ओमिटेड, 1950 में ओमिट हो चुका है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, और ये भी याद रखिएगा कि जैसे चाहे वो शामिल नहीं है, अब ओमिट हो चुका है। सेक्शन 13 में किसकी डेफिनेशन थी? क्वीन का था, क्वीन का डेफिनेशन था, वो ओमिट हो चुका है। तो मतलब ठीक है, ओमिट जो सेक्शंस रिपील्ड हो चुके हैं, बट फिर भी हमारे दिमाग में थोड़ा सा ये रहे, जैसे सेक्शन 12 के बाद आप सीधे 14 याद करते हैं, तो 13 स्किप हुआ है। देन क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि वो ओमिट हो चुका है। मतलब ये इतनी सी चीज भी याद रखनी है आपको कि 13 हम क्यों नहीं बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इट इज रिपील्ड, ओमिट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है उसे। फिर है आपका 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट, any officer or servant continued appointed or employed in India by the under the authority of government, जिसे कि सरकार ने नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, सरकार की सेवा में है, सरकार के लिए काम करता है, वो सारे यहाँ पर सरकारी सेवक के रूप में आते हैं। देन ब्रिटिश इंडिया का डेफिनेशन ओमिटेड हो चुका है, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। फिर है आपका 17 गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बारे में आपको पता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, सरकार में हम इन दोनों को शामिल करते हैं। फिर है आपका इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्सक्लूडिंग है, बट अब नाउ वी कैन से इंक्लूडिंग। ओके, देन जज। अब ये जो डेफिनेशन है, देखिए, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding। इसको legal proceeding को आप हाईलाइट करेंगे, फिर हाईलाइट करेंगे सिविल और क्रिमिनल, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which is confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment। मतलब यहाँ पर न्यायाधीश व्यक्ति, न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति को का धोतक मतलब उसे बताता है जो पद के रूप से न्यायाधीश है, मतलब कि जिन लोगों को ऑलरेडी जज के नाम पर ही बिठाया गया है और उन्हें जजेस बनाया गया है, दे आर। पर इसके अलावा और कौन हो सकता है? अब जैसे मैं बोलूं कि क्या कलेक्टर को एज ए मजिस्ट्रेट कुछ पावर्स है? यस मैम। यस मैम। है ना। अब जब इस सेकंड वाली आप देखिए हु इज, अब हु इज से आप लोग देखिए जो किसी विधि कार्यवाही में, मतलब लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो, सिविल मतलब आपका जो सिविल प्रोसीडिंग होता है वो, या फिर क्रिमिनल हो तो क्रिमिनल, दोनों में किसी तरह का कोई अंतिम निर्णय देता है या उस निर्णय के विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए ऐसा निर्णय देता है। मतलब अपील नहीं हुई है और वो फाइनल डिसीजन है वो जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, है ना। अगर अपील हुआ है देन उसके बाद भी वो फाइनल है, और देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से हो, जो उस व्यक्ति निकाय ऐसे निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। मतलब यहाँ पर जज में हम ये नहीं बोलेंगे न्यायाधीश में कि जो जुडिशरी में या जो हमारे कोर्ट में बैठे रहते हैं सिर्फ उतने ही जजेस हैं जो कि एज ए जज वहां पर बैठे हैं, नहीं। इसके अलावा जो प्राधिकारी, मतलब यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं जो कि लीगल प्रोसीडिंग के लिए काम करती हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, और जिन्हें जजमेंट देने का राइट है।
अब जैसे कि कलेक्ट्रेट में कितने सारी चीजें होती हैं, आपका एकोमोडेशन रेंट वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है, मतलब वहां पर सबसे पहले उसके लिए कहाँ केस फाइल होता है, कलेक्ट्रेट में। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू के लिए हमें कहाँ जाना है, कलेक्ट्रेट में, ठीक है। एक राजस्व न्यायालय को भी सिविल न्यायालय की अधिकारिकता दी गई है। राजस्व न्यायालय मतलब रेवेन्यू ऑफ कोर्ट को भी सिविल कोर्ट माना जाता है, इसीलिए उसके पास भी वो अधिकारिकता है जो एक वहां पर जो प्राधिकारी हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, वो जो क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग करेंगे, मतलब हम क्या मान लें उनको कि उन्हें भी एज ए न्यायाधीश हम मान सकते हैं, चाहे उन्हें न्यायाधीश वाला टैग नहीं लगा है, पर क्योंकि वो वहां पर उस पोजीशन पर काम करते हैं, उस सिविल प्रोसीडिंग के लिए काम करते हैं, वो जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड है। चाहे हम एकोमोडेशन एक्ट की बात करें तो वो जिसमें प्रोसीडिंग है उसमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर उस तरह से काम करते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी व्यक्ति सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, उन्हें यहाँ पर हमने शामिल किया है। अब देखिए जैसे कि इसमें जिलाधीश, a collector exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859 is a judge. A magistrate exercising in jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge. Magistrate किसी भी आरोप के संबंध में अगर किसी व्यक्ति पे फाइन लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है या कारावास का दंड देने का किसी को अधिकार है, पावर है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अगर कोई व्यक्ति इस अधिकारिकता का प्रयोग करता है, इस पावर को यूज करता है, एक्सरसाइज करता है, मीन्स वह जज है। इसी तरह यहाँ पर आप लोग ये देखिए, इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो यहाँ ये क्लियर होता है कि आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि भाई कौन इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास किसी भी तरह के जजमेंट को, डिसीजन को देने का राइट है, और वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, एंड दे आर ऑथोराइज्ड, जिन्हें कि इस तरह का राइट है, पावर है, उन्हें दिया गया है, फिर वह एक व्यक्ति हो या एक व्यक्ति से ज्यादा हो। मान लीजिए 3 लोगों की बेंच है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, या कोई एक सिंगल पर्सन हो तो भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judge which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. A panchayat acting under regulation 1860 of a Madras court having power to try and determine suits is a court of justice. अब देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायालय में हम ये बोलेंगे कि कोर्ट का जो परिसर है, जो प्रीमाइसेस है, क्या वही हमारे लिए कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस? प्रीमाइसेस में नो मैम, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा बना हुआ है वहां पर वो प्रीमाइसेस है, तो वो हमारे लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा क्या? नो मैम, कोई भी जगह हो सकती है जहां पर न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बेंच कहीं और लग गया, कहीं और जगह वो शिफ्ट हो गए और कहीं और जगह बैठकर उन्होंने कोई लीगल प्रोसीडिंग किया और उसमें कोई एक्ट किया एज ए जज, तो हमारे लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो न्यायाधीश जो एक्ट करते हैं, चाहे वो अकेले हो। देखिए न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का है जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। मतलब यहाँ पर आपका वो जो बिल्डिंग है, जो प्रीमाइसेस है, वो नहीं, उसके साथ आपके जो जजेस हैं वो जो एक्ट करते हैं, जिसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है और जिस काम के लिए वो बैठे हैं, यहाँ पर विधि के द्वारा सशक्त किया गया है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो उसका दूतक है। अभी यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लियर आपको ये याद रहे कि डिनोट्स अ जज who is empowered by law, मतलब इतना आप हाईलाइट कर लो इसको। छोटी छोटी चीजें कई सारे सेक्शंस में ऐसी होती हैं जो कि एक लाइन में हमें उसका पूरा का पूरा सेंस दे देती है। जैसे ऊपर वाले सेक्शन में आप देखिए, एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल एंड डेफिनेटिव जजमेंट, मतलब एक निश्चित निर्णय, सिविल, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग, इतने में क्लियर हुआ? ठीक,
इसी तरह यहाँ पर ये किस में क्लियर हो जाता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज empowered by law to act judicially alone or a body of judges which is empowered by law to judicially as a body when such judges or body of judges is acting judicially। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट से हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा वास्ट है, बड़ा है काफी। सभी लोग सेक्शन 20 तक मैं कल स्टार्टिंग में ही सबसे पूछूंगी, कैमरा ऑन करके आप लोगों को बताना है मुझे